जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम बात कर रहा हूं। चीन की जो दुनिया की एक सुपर पावर बनने के चक्कर में अब किसी को भी घास डालने को राजी नहीं है, किसी को भी उसका सम्मान देने को राजी नहीं है। और यही वजह है कि चीन एक के बाद एक तमाम देशों के साथ शत्रुता मोल ले रहा है और उसके बाद में सीना चौड़ा करके हेकड़ी दिखाने की भी जरूरत कर रहा है। पहले वो जापान के साथ विवाद करता है, फिर दक्षिण कोरिया के साथ, फिर वियतनाम के साथ, फिर ताइवान के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर भारत के साथ, और अब उसने फिर से रूस के साथ विवाद करना शुरू कर दिया है। चीन के सोशल मीडिया ने, चीन के दूतावास ने एक बात ऐसी कह दी जिससे दोबारा से ये लगने लगा है कि रूस और चीन के बीच में करीब करीब 60 सालों के बाद में फिर से युद्ध हो सकता है। 60 साल पहले 1960 में रूस और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, और ये भी हुआ था व्लादिवोस्टोक नाम के उस शहर के लिए जिसको फिर से चीन अपना बनाने की कोशिश कर रहा है या अपना बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 1860 के बाद ये जो व्लादिवोस्टोक का इलाका है पूरा का पूरा रूस में है, और इसके पीछे की कहानी भी आपको बता देते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं ने चीन के साथ लड़ाई की थी और उसके बाद इस जगह पर उन दोनों का कब्जा हो गया, जिसके बाद उन्होंने इसको रूस को सौंप दिया था। उसके बाद कई संधियां हुई। व्लादिवोस्टोक पूरी तरीके से रूस का हिस्सा बन गया और व्लादिवोस्टोक तक एक ट्रेन चला करती थी रूस की, जिसको कि नाम दिया जाता था ट्रांस साइबेरियन ट्रेन, और ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग हुआ करता था जो कि लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता था। आज उसी बंदरगाहों के शहर व्लादिवोस्टोक को अपना बनाने की, अपना बताने की हिमाकत चीन कर रहा है। इसीलिए हमने शुरुआत की कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा लगता है कि चीन की जो सेना है, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन की जो सत्ता है, उसका विवेक पूरी तरीके से मर चुका है। यही वजह है कि वो रह रह के बड़े देशों से, तमाम देशों से जिनसे वो घिरा हुआ है, उन सभी से युद्ध मोल लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि शायद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। चीन युद्ध मोल ले रहा है अमेरिका से भी, जो कि जिसके साथ उसकी थली सीमा नहीं जुड़ती है। लेकिन जिन देशों के साथ चीन की थली सीमा जुड़ती है, उसके साथ साथ जिनके साथ समुद्री सीमा जुड़ती है, उनसे भी चीन युद्ध मोल ले रहा है, और जिनके साथ केवल हवाई से सीमा जुड़ती है उनसे भी युद्ध ले रहा है। यानी कि चीन जल थल नभ तीनों ही प्रकार की जहां जहां सीमाएं हैं उन सभी देशों के साथ युद्ध मोल लेना चाहता है। और द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी उसके अंदर भी यही बात थी कि मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही विस्तारवादी नीति पर चल रहे थे, तमाम देशों की जमीनों को हड़प रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जिन देशों की जमीनों को हड़पेंगे केवल वही देश उनका विरोध करेंगे और उनको वो आसानी से धूल चटा देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूरे यूरोप के देश जर्मनी और इटली के खिलाफ एक हो गए, पूरी दुनिया एक हो गई। जापान उनके साथ था, लेकिन उसमें यूएस कूद पड़ा और सारी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो गई, जिसके बाद विस्तारवादियों का अंत हो गया, जिसका जिक्र आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेह की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर किया था। चीन ये नहीं समझ पा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ वो पंगा लेता है, भारत उसको माफ कर देगा, ऐसा वो मानकर बैठा है। या फिर वो सोचता है कि उसी कांग्रेस पार्टी का शासन है जिससे उसने समझौता किया था और भारत इस बार भी चुप बैठ जाएगा, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उस पार्टी के नेताओं को रिश्वत दे देगी, जैसा कांग्रेस के ज़माने में हुआ था। लेकिन चीन भूल गया है कि इस बार सत्ता बदल चुकी है, इस बार प्रधानमंत्री भी ताकतवर है, सेना भी ताकतवर है, और इस देश की जनता भी ताकतवर है। सब कुछ ताकत के साथ खड़ा हुआ है। चीन ये भूल जाता है कि आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, उसके बावजूद चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि व्लादिवोस्टोक पर वो अपना दावा ठोकता है। इस क्षेत्र को लेकर दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं, जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि व्लादिवोस्टोक शहर इस समय एक एटम बम बन चुका है, और अगर इसमें चिंगारी लगी तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में चली जाएगी। चीन के करीब 3 से 5 लाख मजदूर व्लादिवोस्टोक के इलाके में काम करते हैं, क्योंकि चीन ने वहाँ पर 1.5 लाख हेक्टेयर का इलाका लीज पर ले रखा है रूस से। और जो स्थानीय निवासी हैं, जो रूसी हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चीनियों ने इस इलाके पर कब्जा करने की साजिश रची हुई है
और इसी वजह से चीन की ज़्यादातर कंपनियां वहां निवेश करने के बहाने अपने लोगों को बसा रही हैं और एक तरीके से उन इलाकों का अतिक्रमण करती हुई नजर आ रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब इस पूरी बात पर नज़र बनाए हुए हैं और वो निश्चित तौर पर इसका माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही चीन की इन हरकतों का उन्हें पता चला, उन्होंने अपने यहाँ के एक अधिकारी को पहले तो जेल में डाला, जिसके ऊपर वहाँ की टेक्नोलॉजी चुराकर चीन को देने का सीधा सीधा आरोप था और इसी वजह से उन्होंने उसको जेल में डाल दिया देशद्रोह के आरोप में। उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की और भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात जब उनसे रखी तो उनका यही कहना था कि निश्चित तौर पर हम सामरिक दृष्टि से हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कल जब ये बयान आया था हमने तभी आपको कहा था इसका सीधा मतलब है कि अब भारत और रूस मिलकर चीन की इस विस्तारवादी नीति को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, जिसके लिए कि दुनिया पूरी तरीके से आशा की नज़रों से भारत को देख रही है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि भारत को जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ मजबूती से जवाब देना चाहिए। जापान कह चुका है, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश कह चुके हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देश भी कह रहे हैं। उसके साथ साथ चाहे ताइवान हो या लाओस, ब्रुनेई जैसे देश हो, ये सभी के सभी आशा की दृष्टि से भारत की तरफ देख रहे हैं। वो जानते हैं कि चीन भी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। चीन की जो सेना की संख्या है वो केवल भारत की सैनिकों की संख्या से ही कम है। इसीलिए अगर कोई चीन को धूल चटा सकता है, चीन को उसकी औकात बता सकता है तो वो भारत है। और अगर इस बार भारत से चीन का ये पंगा जारी रहा, चीन अपनी जरूरत करने से बाज नहीं आया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो निश्चित तौर पर भारत उसको सबक सिखा कर रहेगा, जिसमें चीन को सबक सिखाने में मदद मिलेगी, रूस से मदद मिलेगी, जापान से मदद मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया से, और उसके अलावा मदद मिलेगी अमेरिका से भी। यही वजह है कि भारत के साथ में रूस ने एक नई जो रक्षा डील की, जिसकी कीमत करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए की है। इसमें 33 विमानों को भारत आना है, नई टेक्नोलॉजी आनी है। एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह है कि चीन रूस से हथियार खरीदता है, रूस से टेक्नोलॉजी खरीदता है, और आज उसी रूस के एक बड़े भूभाग पर, जो कि पूर्वोत्तर का, सुदूर पूर्वोत्तर का भाग है रूस का, चीन ये मानकर चल रहा है कि रूस बहुत विशाल देश है, इसलिए रूस की सेनाएं वहां पहुंच नहीं पाएंगी और उससे पहले वो उन पर कब्जा कर लेगा। और यही वजह है कि जब बात की जाती है कि पीएलए और भारतीय सेना में अगर मुकाबला होगा तो किसकी जीत होगी। दरअसल व्लादिवोस्तोक तक जो इलाका चीन की सीमाओं से रूस का जुड़ा हुआ है, उस पर भी चीन को अपनी सेनाएं रखनी पड़ती हैं। वही भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना को केवल 2 मोर्चों पर ही युद्ध लड़ना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान चीन के पक्ष में आता है तो। और वैसी स्थिति में भी भारतीय सेना इन दोनों सेनाओं के ऊपर भारी पड़ेगी। और साथ ही साथ चीन अगर ये समझता है कि रूस से S-400 की टेक्नोलॉजी लेकर, सुखोई विमानों को लेकर वो रूस और भारत से जीत पाएगा, तो ये उसका बड़ा भ्रम है। वो भूल जाता है कि इस लड़ाई में अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से अब खुलकर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है और भारत का साथ देने का वायदा किया है, तो अब जिस बात का इंतजार हो रहा था कि चीन के खिलाफ अब तक रूस क्यों नहीं बोल रहा है, रूस अब तक अमेरिका के पक्ष में बात क्यों नहीं कर रहा है, या पूरी दुनिया के जो देश चीन के खिलाफ जो कुछ कह रहे हैं उसके पक्ष में रूस के बयान क्यों नहीं आ रहे हैं, उससे भी पूरी दुनिया को इस पर संकेत चला गया है। और अब इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अगर रूस और भारत के साथ में चीन अपनी इन विस्तारवादी हरकतों को नहीं रोकता है, इस ओछी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर आज पूरी दुनिया मिलकर इस उद्दंड हो चुके चीन को चिंदियों में बिखेरने के लिए एक साथ जरूर आएगी। और इसका संकेत आज भारत के प्रधानमंत्री ने भी दे दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में विस्तारवाद एक तरीके से अंत हो चुका है, विस्तारवादियों को मुंह की खानी पड़ती है, विस्तारवादियों को मिटना पड़ता है, और अगर विस्तारवादी फिर भी कोशिश करते हैं तो विकासवाद उनके ऊपर हावी हो जाएगा। सीधे शब्दों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसको भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के तमाम देशों से बात करने के बाद ही उन्होंने आज ये शंखनाद किया है। और यही वजह रही कि उन्होंने इतना कड़ा संदेश दिया चीन को, जिस चीन के साथ हम दोस्ती के रास्ते से सोच रहे थे कि शायद सारे मामले सिलट जाएंगे, चीन अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आज भारत के प्रधानमंत्री को भी खुलकर कहना पड़ा
कि भारत शांति भी चाहता है, लेकिन शांति के लिए अगर शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा तो भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। भारत ने तमाम युद्ध जीते और हर युद्ध के बाद भारत शक्तिशाली होकर उभरा है। तो इस बार भी अगर धर्म युद्ध करना पड़ा अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो भारत के सैनिक किसी भी सेना को मात देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस लड़ाई में अगर हार किसी की होगी तो विस्तारवादी चीन की होगी। वो चिंदियों में बिखर जाएगा और तभी जाकर दुनिया को शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।